तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनशाओ को फिनिश करवाने के लिए लियांग ने कुछ गार्डियंस को हायर किया, मगर टीचर लियो वहां आकर युनशाओ को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही युनशाओ को ये भी पता चला कि उसके ग्रैंडफादर लियान के कब्जे में है। इस बंदे ने उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर कैद किया था, तो उन्हें आजाद करने से पहले युनशाओ को अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके बाद ही वो लियांग जैसे ईवल बंदे का मुकाबला कर सकता। इसलिए लियांग के मैटर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हुए वो सीधे प्रिंसेस रूशु को ट्रीट करने पहुंच गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसेस रूशु की बेड चेम्बर का सीन दिखाया गया, जहां पर युनशाओ मेंग से कह रहा था कि जल्दी से रूशु के कपड़े उतारो। साथ ही वो टीचर लियो को बता रहा था कि आप पर्दे पर ध्यान रखोगी, वो पर्दा बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए वरना फिर मसला हो जाएगा। जिस पर टीचर लियो कह रही थी कि युनशाओ तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे, तुम तो सीधे आकर भी प्रिंसेस रूशु को ट्रीट कर सकते हो। वैसे भी हमारे राजा ने खुद होकर तुम्हें परमिशन दे दी और हम 3 लोगों के अलावा ये बात किसी और को पता भी नहीं चलेगी। तो युनशाओ ने फटाफट से अपनी नीडल को सीधे टीचर लियो में पियर्स कर दिया। वो कह रहा था देख लीजिए मैंने आपके एकदम सही एक्यू पॉइंट पर हिट किया। दरअसल मैं काफी दूर से भी अपनी नीडल को प्लेस कर सकता हूँ, इसीलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और हाँ, प्रिंसेस रूशु के पास न आने का मेरा एक रीजन है। वैसे आप भी जानती होंगी कि रूशु कितनी ज्यादा खूबसूरत है और ऊपर से उसका एक्सेप्शनल फिगर। अब आप बताओ, अगर ऐसी लड़की को मैंने नेकेड देख लिया तो क्या मैं चाहकर भी खुद पर काबू रख पाऊंगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं अपने दिमाग को शांत ही नहीं रख पाऊंगा और ऐसे में फिर ट्रीटमेंट में गड़बड़ी हो सकती है। दोस्तों, आप इस बंदे को कमेंट सेक्शन में थरकी बोलो। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी ये बंदा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चाहे इसके सामने कोई भी क्यों ना हो, ये बात करने में कभी हेजिटेट नहीं करता। आप टीचर लियो भी समझ गई थी कि युनशाओ की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। वो तो बस प्रे कर रही थी कि युनशाओ की निडल सही जगह पर सेट हो जाए। और फिर मेंग ने प्रिंसेस रूशु को अनड्रेस करने में हेल्प की। कहीं ना कहीं इन दोनों को भी युनशाओ पर डाउट है। इन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि युनशाओ इस बंदी को ट्रीट कर पाएगा। I mean, युनशाओ के टैलेंट पर इन्हें कोई शक नहीं था, बल्कि शक तो है पर्दे के उस पार से ट्रीटमेंट करने पर। और अब प्रिंसेस रूशु अनड्रेस होते साथ ही युनशाओ ने अपने ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया। वो क्रिम्सन यांग निडल का इस्तेमाल कर रहा था। इन निडल्स को काफी स्पेशल मटेरियल का यूज करके फोर्ज किया जाता और यही रीजन था कि निडल काफी ज्यादा रेयर है। 90% अल्केमिस्ट भी इन निडल्स के बारे में नहीं जानते थे, मगर युनशाओ ठहरा एक एंशिएंट एम्परर। अल्केमी की हर एक प्रोसीजर का उसे नॉलेज था और इसी के दम पर वो किसी को भी क्योर कर सकता। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम राजा को देख पाते हैं, जो कि थोड़े से गुस्से में अल्केमिस्ट शू हुन से पूछ रहे थे कि क्या आपको पूरा यकीन है कि युनशाओ रूशु को ट्रीट कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्चा बेवजह हमारा वक्त जाया कर रहा है। आप उसके साथ आए थे इसलिए मैंने उसे रूशु को ट्रीट करने का मौका दिया। इधर अल्केमिस्ट शूहुन को भी युनशाओ पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो कहता है योर मैजेस्टी, हमारे पास अब कोई अल्केमिस्ट मौजूद नहीं जो कि प्रिंसेस रूशु को ट्रीट कर पाए। उनका इलाज एक 8वीं रैंकिंग वाला अल्केमिस्ट ही कर सकता, जो कि इस दुनिया में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारे पास युनशाओ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। वहीं पर मास्टर जिया भी काफी ज्यादा परेशान था। उसे भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है युनशाओ प्रिंसेस की ट्रीटमेंट ना कर पाए। और उतने में युनशाओ प्रिंसेस रूशु के कमरे से बाहर आ गया। उसे देखते साथ ही राजा उससे पूछ रहे थे कि बच्चे अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं की? तुम जानते हो ना प्रिंसेस के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी से अपने काम को पूरा करना होगा। जिस पर युनशाओ बता रहा था कि ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गई। अब ये सुनते साथ ही राजा थोड़े से हैरान थे। वो कहते हैं कि हमें हॉल से बाहर आकर बस कुछ मिनट से गुजर गए और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। मेरे ख्याल से तुमने बस हमारा वक्त जाया किया है। आज अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर भी यहाँ पर होते तो भी वो तुम्हें पनिशमेंट से नहीं बचा पाते। मेरी बेटी पर अपना ये फालतू एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? अभी सुनते साथ ही युनशाओ भी राजा पर भड़क गया। वो कह रहा था पता नहीं तुम्हें राजा किसने बनाया। मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही आपने अजम्पशंस लगाना शुरू कर दिए। मुझे सिर्फ 36 यांग नीडल्स को रूशु की बॉडी में पियर्स करना था। ये तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए इस काम में मैं 5 घंटे लगा दूं, ये तो मुझसे नहीं होगा। युनशाओ की बातें सुनकर ये मास्टर जिया को मानो रोना आ रहा था।
वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि यंग मास्टर युनशाओ शायद आपको अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं, इसलिए तो आप राजा के सामने जुबान चला रहे। अगर आपको मरना है तो आप शौक से मर सकते हो, प्लीज मुझे अपने साथ मत घसीटना। खैर ये सारी बातें बोलकर ही क्या फायदा, राजा को तो ऑलरेडी गुस्सा आ गया, अब वो जरूर से किसी न किसी को खत्म कर देंगे। और उतने में टीचर लियो और मिंग हॉल से बाहर आ गई। वो इन लोगों को बता रही थी कि हमारी प्रिंसेस रूशु अब खतरे से बाहर है। युनशाओ ने बस 5 मिनट के अंदर ही हमारी प्रिंसेस को हील कर दिया। उनकी जितने भी ब्रोकन मेरिडियंस थी वो अपने आप रिपेयर हो गई। अब ये सुनते साथ ही राजा इमोशनल होकर फटाफट से अपनी बेटी की तरफ रवाना हो गए। उन्हें अभी भी इन लड़कियों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर जैसे उन्होंने प्रिंसेस रूशु को देखा उनकी हॉल से आवाज आई। वो कह रहे थे कि मेरी बेटी तो क्योर हो गई, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी रूशु की जान बच गई है। अब राजा उधर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, मगर देखा जाए तो उनसे ज्यादा खुशी मास्टर जिया को ही थी। वो कह रहा था, हे ऊपर वाले, फाइनली हमारी प्रिंसेस सेफ है, अब हमें भी मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना कल सुबह ही राजा हमें सूली पर चढ़वा देता। वहीं पर युनशाओ अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने वाला था, मगर तभी मिंग सीधे जाकर उसके सामने घुटनों पर आ गई। वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर युनशाओ से कहने लगी कि यंग मास्टर, तुम्हारे पास एक स्पेशल टैलेंट है, जैसे आपने प्रिंसेस रूशु की जान बचाई, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई की भी हेल्प करो। वो काफी टाइम से बीमार है और अब मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब ये सुनते साथ ही युनशाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे उठाते हुए कह रहा था कि मिंग, तुम मेरी दोस्त हो, ऐसी बातों के लिए घुटनों पर मत आया करो। अगर मुझे तुम्हारे भाई की इलनेस का कॉज पता चला तो मैं डेफिनेटली उसे हील करूंगा, बस प्लीज आइंदा से मेरे सामने नील डाउन मत करना। और अब युनशाओ मिंग के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गया ताकि उसके भाई को अटेंड कर सके। रास्ते में वो मिंग से पूछ रहा था कि तुम प्रिंसेस रूशु की इतनी अच्छी दोस्त कब से बन गई। तो मिंग उसे बताती कि पिछली बार तुमने लानशुआन का मुकाबला किया था, उस बैटल में मैंने और प्रिंसेस रूशु ने एक साथ मिलकर तुम्हें चीयर्स किया था और तभी से हमारी दोस्ती बढ़ गई। कुछ दिनों पहले ही हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों मार्केट को विजिट करने जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से ही प्रिंसेस कोलैप्स हो गई, तो हमने फटाफट से हीलर को इनवाइट किया, मगर हीलर ने बताया कि उन्हें बचाने का कोई चांस नहीं। वहीं पर युनशाओ ये सारी बातें सुनकर सोच रहा था कि ये लड़कियां तो काफी अजीब हैं, इन्हें तो बेस्ट फ्रेंड बनने में जरा भी वक्त नहीं लगता। वहीं पर हम लड़के दोस्ती बनाने से पहले काफी अच्छे से एक दूसरे को जान लेते हैं और उसके बाद ही हम एक दूसरे को अपना दोस्त मानते। और अब ये लोग एक लेन में पहुंच गए। वहाँ की हालत देखकर युनशाओ मिंग से कहने लगा कि मैंने सुना था तुम्हारे एंसेस्टर काफी ज्यादा पैसे वाले थे, तो फिर तुम टाउन से दूर ऐसी जगह पर क्यों रहती हो। अब ये सुनते साथ ही मिंग काफी ज्यादा मायूस होकर उसे बताने लगी कि मेरे फादर मिलिट्री में थे और 5 साल पहले फ्रंट लाइन पर उनकी मौत हो गई, मगर फिर भी उन्होंने हमारे लिए काफी सारा इनहेरिटेंस छोड़ के रखा था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। दरअसल मेरे भाई का इलनेस ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, मैंने कई सारे एक्सपेंसिव हीलर से भी उसे चेक करवाया, लेकिन कोई भी उसे क्योर नहीं कर पाया और उसकी ट्रीटमेंट में जो भी हर्ब्स लगे वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, जिसके चलते हमारा सारा इनहेरिटेंस खत्म हो गया। अब तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि मैं उसके लिए मेडिसिन खरीद पाऊँ। अब ये लोग मिंग के घर के सामने पहुंच चुके थे और तभी उन्हें घर से कुछ आवाज आई, इसलिए मिंग काफी ज्यादा पैनिक होकर फटाफट से कमरे में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका भाई मिंग बियान वहाँ पर बेहोश पड़ा है। मिंग तो उसकी ऐसी हालत देखकर ही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तो युनशाओ उसे बताने लगा कि तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हारे भाई को इंस्पेक्ट करता हूँ। तब तक युनशाओ ने मिंग बियान को बेड पर प्लेस किया। वो बियान के अलग अलग एक्यू पॉइंट्स को चेक कर रहा था और फिर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इस बंदे की बॉडी पर वर्मिलियन सलाइवा के ट्रेसेस थे। युनशाओ कह रहा था कि बाप रे, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं इसे यहाँ पर देख पाऊंगा। दरअसल वो मॉर्टल रेल्म की बात कर रहा था। उतने में ही मिंग उससे पूछने लगी कि क्या तुम बता सकते हो मेरे भाई की बीमारी का रीजन क्या है, जिस पर युनशाओ कहता है कि इसे वर्मिलियन सलाइवा कहा जाता है। ये 5 ग्रेट पॉइजन्स में से एक है। ये कोई बीमारी या इंजुरी नहीं बल्कि एक इनेट पॉइजन है। इस पॉइजन के पैदा होने के पीछे अर्थ एंड हेवन के लॉज हैं। अगर इस पॉइजन की बात की जाए तो ये इतना ज्यादा भयानक है कि कॉमन लोग बिल्कुल भी इसे सहन नहीं कर सकते। अगर इस पॉइजन का एक हल्का सा ट्रेस भी उनकी बॉडी में चला जाए तो ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे। मगर फिर भी तुम्हारा भाई बियान काफी दिनों से इस पॉइजन को अपनी बॉडी में होल्ड कर रहा है। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि बियान के पास कोई ऑर्डिनरी बॉडी नहीं हो सकती। सच बताओ तो तुम्हारे भाई के पास पॉइजन मेरिडियन स्पिरिट बॉडी है। ऐसी बॉडी हजारों लाखों में किसी एक के पास ही पाई जाती। ये तो बियान के लिए एक ब्लेसिंग है। मॉर्टल्स की दुनिया में इसे अर्थ एंड हेवन पॉइजन बॉडी के नाम से भी जाना जाता
जाता। अब युनशाओ की ये सारी बातें तो मिंग के सिर के ऊपर से चली गई। वो कह रही थी कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने इसकी बीमारी को पहचान लिया, तो प्लीज क्या तुम इसे हील कर सकते हो। अब ये सुनते साथ ही युनशाओ सोच रहा था कि चलो इसे एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, और फिर उसने फटाफट से बियान की बॉडी पर अपनी गोल्डन निडल को सेट कर दिया, जिसके बाद उसकी कोर पर एक जोरदार फटका लगाते हुए निडल को हटा देता है। वो कह रहा था कि जितना भयानक पॉइजन इसकी बॉडी में होगा उतनी ही इनेट पावर को ये पजेस करेगा। दरअसल ये पॉइजन युनशाओ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था, इसलिए वो फटाफट से अपनी क्रिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बियान की बॉडी में मौजूद पॉइजन को कलेक्ट करने लगा। बियान का वर्मिलॉन सलाइवा पॉइजन उसकी बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर देता है, और ये देखकर ही मिंग तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी युनशाओ प्लीज मुझे डराओ मत, बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा। ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। अब तो मेरे भाई के साथ तुम भी मारे जाओगे। गाइस ये बंदी इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि इसे युनशाओ की कोई बात पल्ले नहीं पड़ती। उसे तो लग रहा था कि उसने अपने दोस्त की जान खतरे में डाली, और इसीलिए वो काफी ज्यादा रोने लगती है। उतने में युनशाओ कल्टीवेशन से बाहर आकर कहने लगा कि अरे वाह, ये तो एकदम एक्सीलेंट काम हो गया, मैं तो आज काफी ज्यादा खुश हूँ। इतनी वाइटलिटी तो मुझे ढेर सारे स्कारलेट यांग फ्रूट खाने के बाद भी महसूस नहीं हुई थी। उसकी बातें सुनकर मिंग की भी जान में जान आ गई। वो कह रही थी अरे युनशाओ तुम तो ठीक हो। और थोड़ी देर में उसके भाई ने भी अपनी आंखें खोली। वो मिंग से पूछने लगा कि सिस्टर मेरे साथ क्या हुआ था, मगर मिंग तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कह रही थी मेरे भाई तुम एकदम ठीक हो गए, इतने सालों तक तुमने सफर किया, मगर अब तुम्हारा इलनेस पूरी तरह से ठीक हो गया। उतने में ही बियान उससे पूछने लगा कि सिस्टर ये बंदा कौन है, क्या इसने ही मेरी जान बचाई। तो मिंग उसे बताती कि ये मेरा क्लासमेट युनशाओ है, इसके पास काफी अमेजिंग टैलेंट है और इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे पास लेकर आ गई। चलो अब जल्दी से अपने सेवियर का शुक्रिया अदा करो। अगर आज यंग मास्टर युनशाओ तुम्हारी मदद नहीं करते तो शायद मैं तुम्हें खो देती। जो सुनते साथ ही बियान फटाफट से जाकर युनशाओ के सामने घुटनों पर आ गया। वो कह रहा था यंग मास्टर युनशाओ मेरी जान बचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतने सालों से मेरी सिस्टर ने मेरी वजह से न जाने कितनी सारी मुसीबतों को फेस किया, मगर अब फाइनली उसके दिल को भी सुकून मिलेगा। मगर युनशाओ के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि ये वर्मिलियन सलाइवा काफी ज्यादा स्पेशल है। इसकी जो रेपुटेशन के बारे में मैंने सुना था वो पूरी तरह से इस पर खरी उतर गई। इस पॉइजन को कंज्यूम करने से पहला मैं फर्स्ट ओरिजिन रैल्म के मिड लेवल पर था, मगर उस सलाइवा को एब्सॉर्ब करते साथ ही मेरी कल्टीवेशन बूस्ट हो गई। अब मैं लेट स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि इस बंदे की बॉडी में ज्यादा पॉइजन मौजूद नहीं था। शायद हर्ब्स और मेडिसिन की वजह से वो पॉइजन काफी हद तक सप्रेस हो गया। अगर थोड़ा और पॉइजन मिल जाता तो मैं एक और रैल्म पर ब्रेक थ्रू कर लेता। इसलिए युनशाओ उस बंदे को बताने लगा कि अगली बार मैं अपने साथ पॉइजन इंक्रीजिंग पाउडर को लेके आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पाउडर को टाइम टू टाइम कंज्यूम करते रहो। उस पाउडर से तुम्हारी बॉडी में जो भी पॉइजन है वो काफी तेजी के साथ ग्रो होगा। अब ये सुनकर मिंग काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसने युनशाओ को यहाँ पर इसलिए लाया था ताकि वो अपने भाई को ठीक करा सके। मगर युनशाओ तो उसके भाई के पॉइजन को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था। इतना ही नहीं, बियान को भी अब युनशाओ की बातों पर हंसी आ रही थी। ओके ताई सिस्टर, तुम्हारे दोस्त तो काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहला ही इन्होंने मेरी जान बचाई और अभी चाहते हैं कि उस पॉइजन को और ज्यादा बढ़ाया जाए। वहीं पर युनशाओ से बताने लगा कि मैं फालतू की बातें नहीं करता, मेरे हर एक वर्ड में हेवन के लॉ का इन्फ्लुएंस है। और बच्चे इसलिए यकीन करो मैं कभी मजाक नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मेरी बातों को जरा भी सीरियसली नहीं लेते। खैर तुम काफी ज्यादा खुशकिस्मत हो कि मुझसे तुम्हारी मुलाकात हो गई। क्यों ना तुम मेरे सामने 3 बार अपना माथा टेक के मुझे अपना मास्टर बना लो। ये तो तुम्हारा सौभाग्य होगा कि इस लाइफ में तुम्हें मेरा डिसाइपल बनने का मौका मिल रहा है, और वो भी मेरा फर्स्ट डायरेक्ट डिसाइपल। दरअसल युनशाओ पास लाइफ में हेवनली एम्परर था, तब कई सारे लोग उसका डिसाइपल बनने के लिए स्ट्रगल करते थे, और आज वो मिंग बियान को खुद होकर ये मौका दे रहा था, जो कि इस बच्चे के लिए किसी ग्रेट फॉर्चून से कम नहीं होने वाला। मिंग तो उसकी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। युनशाओ ने एकदम सही कहा था कि यहाँ के लोगों को उसकी बातें पल्ले नहीं पड़ती, भला एक हेवनली एम्परर की बातें कॉमन लोग कैसे समझ पाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye, take care.